राधे राधे दोस्तों। हर औरत ममता की मूरत नहीं होती है। कुछ औरतें आसिया अंद्राबी जैसी भी होती हैं। और इस वीडियो में आप जैसे जैसे इस महिला आसिया अंद्राबी की करतूतों को सुनते जाएंगे ना, इसके गुनाहों की लिस्ट को देखते जाएंगे, तो आपके पांव तले आपकी जमीन खिसकनी तय है। आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भाई औरत का इतना विभत्स रूप भी हो सकता है। लिटरली इतनी खतरनाक ये महिला थी। और चूंकि ये बहुत खतरनाक थी, इसने कई सारे गुनाह किए, देश के गद्दारों का साथ दिया, आतंकवादियों के साथ ये मिली हुई थी, देश को तोड़ने का काम कर रही थी। कई सारे जुर्म, कई सारे गुनाह इस पर थे। और इसी कारण से यहां पर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा सुनाई। और एक नहीं, दो नहीं, तीन उम्र कैद की सजा, 3 टर्म्स ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। मतलब एक उम्र कैद खत्म होगा तो दूसरा उम्र कैद शुरू हो जाएगा, दूसरा लाइफ इंप्रिजनमेंट खत्म होगा तो तीसरा लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी कि तीसरा उम्र कैद की सजा इसकी शुरू हो जाएगी। और अभी ये 63 साल की है, मतलब इसके अब जितने भी दिन बचे हुए हैं वो कहां गुजरने वाले हैं? वो जेल में ही गुजरने वाली है। ये महिला अब जेल में ही सड़ने वाली है। यहां पर मैंने इसकी एक झलक भी दे दी है, आप लोग देख सकते हैं कि इस महिला को एक मोस्ट वांटेड, एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी हाफिज सईद इसको मुंहबोली बहन मानता था। इसके साथ भी इसके कनेक्शन बन गए थे भाई। अब जब मुंहबोली बहन किसी को मानेगा हाफिज सईद, एक आतंकवादी, भारत की एक महिला को, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस महिला के विचार कैसे होंगे। यहां से तो आपने एक अंदाजा लगा लिया होगा। अब चलिए इस पूरे केस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह महिला किस संगठन से जुड़ी हुई थी, इसने कौन सा संगठन शुरू किया, उस संगठन के कई सारे ऐसे टर्म्स कंडीशन थे जिसको सुनने के बाद आपके होश फाकते हो जाएंगे। क्या कुछ करती थी वो संगठन? बहुत कुछ भाई, देश को खत्म करने का काम करती थी। तो सब कुछ बिल्कुल विस्तार में जानेंगे इसी वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जहां से आपको देखने को मिलेगा कि महिला कितनी खतरनाक हो सकती है। खैर, यहां पर बात करें तो कुल मिलाकर इस महिला को, यानी कि आसिया अंद्राबी को, और इसके साथ साथ इसकी 2 फ्रेंड, इसकी 2 सखियां, जिसमें एक थी सोफी फहमीदा और दूसरी थी नहीदा नसरीन, इसको 3 टर्म्स ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, और इसको भी 30 साल की सजा, और इसको भी 30 साल की सजा दिल्ली की एक स्पेशल अदालत ने यहां पर सुनाई है। 14 जनवरी को ही जो है इनको दोषी करार दे दिया गया था, बस अब सजा सुनाना बाकी था। तो 24 जनवरी को यहां पर कोर्ट ने इनको यह सजा सुनाई। अब कोर्ट ने जो इनको सजा सुनाई, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सजा सुनाई इनको, और साथ ही साथ आईपीसी की कई सारी धाराओं के तहत इनको सजाएं सुनाई गई। आप देख सकते हैं यहां पर कई सारी धाराओं पे जो है इन पे मुकदमा चल रहा था, और लास्टली इन्हीं धाराओं को लेकर इन मोहतरमाओं को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट के तहत हमारे देश में किसी महिला को इतनी लंबे समय तक सजा दी गई, 3 टर्म्स ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला, पहली बार ऐसा हुआ। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि यह महिला कितनी खतरनाक थी, कितनी खतरनाक थी। अब ये जो महिला थी, इस महिला ने 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? दुख्तरान ए मिल्लत, या फिर इसको दुख्तर ए मिल्लत भी बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डॉटर्स ऑफ द नेशन। बट ये जो नेशन है, यहां पर भारत की बात नहीं की जा रही है। ये लोग हमारे भारत को तोड़कर कश्मीर को आजाद करना चाहते थे, उसको पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए देखना चाहते थे। ये लोग सेपरेटिस्ट लोग थे, प्रो पाकिस्तानी लोग थे ये लोग। तो ये नेशन हमारे देश के लिए नहीं, ये नेशन किसके लिए? या तो पाकिस्तान के, या फिर ये जो अलग देश बनाने की कोशिश कर रहे थे कश्मीर को, उसके लिए। ये हमारे देश के लिए नहीं था। समझ रहे हैं आप लोग? नाम कितना सोच समझ कर रखा गया है। खैर, बात करें तो यहां पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का, क्या था? एक तो पाकिस्तान के साथ मर्ज करवाना। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये जो नेशन के लोग बात कर रहे हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान। ये किसकी बेटियां हैं? पाकिस्तान की, भारत की बेटियां नहीं है गुरु, समझे? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का ही मकसद क्या था प्राइमरी, कि भाई हमको पाकिस्तान के साथ मिलना है। कहां से मिलना है भाई? कश्मीर को तोड़कर, कश्मीर को अलग करके, क्योंकि कश्मीर के रहने वाली, कश्मीर में पूरा जिहाद फैलाने का ये लोग काम किया करती थी अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। शरिया लॉ पूरे कश्मीर में लागू करना, जी हां, एकदम शरिया लॉ प्रॉपर तरीके से पूरे कश्मीर में लागू हो, उसके लिए ये लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करती थी। समझ रहे हैं आप लोग कितनी खतरनाक ये चीज है? इसके अलावा बात करें तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज, खूब भारत के खिलाफ खूब गतिविधियां ये लोग चलाती थी।
आतंकवादियों से मिलकर काम करती थी, भारत के अंदर स्टोन पेल्टिंग का काम करती थी, सेनाओं के खिलाफ युवाओं को भड़काने का काम करती थी, काउ स्लॉटर जैसे वीडियोज ये लोग अपने उन लोगों के साथ शेयर करती थी ताकि जो इनके करीबी लोग थे, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू किया था ये केवल महिलाओं के लिए शुरू किया था। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में डालिए, केवल इसने महिलाओं के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, केवल महिलाएं ही इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकती थी। और फिर वो महिलाएं क्या करती थी, अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, जो लोग मेल जुड़े रहते थे उनको भड़काने का काम करती थी। तो कितना सलीके से इसने काम शुरू किया था आप लोग यहां से समझ सकते हैं। एक औरत अगर अच्छी हो तो पूरा घर संवार सकती है, और एक औरत अगर खराब हो, ये कहावत आप सबने सुन रखी है कि अगर एक औरत खराब निकल जाए तो पूरा घर बिगाड़ सकती है, ऐसा ही कुछ है ना शायद। तो यहां पर किस तरीके से एक औरत के जरिए पूरी नस्ल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी इस महिला द्वारा, आप लोग यहां से समझ सकते हैं। तो ये बात है आइडियोलॉजी, भाई साहब एकदम सेपरेटिज्म, कश्मीर को अलग करना। जो फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन था इनका हिजबुल मुजाहिदीन, उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, पहले ये इससे जुड़ी हुई भी थी, खबरें हैं। फिर बाद में इसने खुद का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, दुख्तरान ए मिल्लत, ठीक है। कश्मीर इंडिपेंडेंस जिहाद यही फैलाने का काम था। यहां पर इन्होंने मैंडेटरी कर रखा था, जो भी महिलाएं जुड़ेंगी भाई साहब एकदम ये हिजाब सब कुछ रहना चाहिए, बुर्का रहना चाहिए, एकदम मैंडेटरी था, बुर्का पहनना ही पहनना है। और नहीं, जो महिलाएं नहीं पहनती थी, अच्छा देखिए हर महिला तो जुड़ी नहीं रहती थी, कई कश्मीर की महिलाएं नहीं जुड़ती थी, तो उनको डराने धमकाने का भी ये लोग काम करते थे कि भाई नहीं पहनोगे बुर्का क्या चीज बुर्का तो भाई हम एसिड से हमला कर देंगे। ये विचारधारा थी इनकी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। 2018 में हालांकि यूएपीए के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, और 2018 में ही इनको हिरासत में लिया गया था, इन तीनों को हिरासत में लिया गया था, तभी से इन पे कार्रवाई चल रही थी। और लास्टली अब जो क्या है, अब दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इनको सजा सुनाई है। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था दुख्तरान ए मिल्लत, इसमें महिलाओं को शामिल करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया इन्होंने बनाए थे। जैसे कि बात करें तो महिलाओं की उम्र लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए, ताकि वो महिलाएं यंग रहें और बहुत अच्छी तरीके से काम करें, बढ़ चढ़ के काम करें, एनर्जी में कोई डाउनफॉल ना होनी चाहिए। इस कारण से लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज उनको अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकती थी, घुमा फिरा सकती थी, समझ रहे हैं ना। यंग खून है तो अच्छी तरीके से घुमाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। ये भी कंपलसरी था कि जो महिलाएं ज्वाइन करेंगी तो 30 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 साल कम से कम मदरसा में तो पढ़े ही रहने चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, इस्लामिक ड्रेस कोड को एकदम फॉलो करना चाहिए, शरिया कानून को एकदम फॉलो करना चाहिए उस महिला को। किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। किससे? पुलिस या फिर कोई आर्मी मैन से। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं यहां से। अगर इससे शादीशुदा रहती, पुलिस या फिर आर्मी मैन से अपने पति से कोई बात करती तो भांडा फोड़ता ना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। तो एकदम पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे थे। साथ ही साथ इनका एक क्राइटेरिया यह भी था कि वो महिला किसी भी बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ब्याज का पैसा हराम माना जाता है। और अगर आप बैंक से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कुछ भी रुपया है तो भाई आपको उसका ब्याज तो बैंक देता ही है। अब ब्याज आएगा बैंक में, वो इस्लाम के तहत, शरिया के तहत हराम है। तो इस कारण से ये भी एक वहां पर नियम था, कुछ ऐसे नियम थे वहां पर। इसके अलावा जो महिलाएं जुड़ती थी उनको स्पेसिफिक मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते थे, उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीज सुनाए जाते थे। किससे जुड़े हुए? हमारे देश के अगेंस्ट, हमारी सरकार के अगेंस्ट, हमारे आर्मी के अगेंस्ट, हमारे आर्मी को शैतान दिखाया जाता था। ऐसे ऐसे मटेरियल इनको सुनाए जाते थे, ऐसे ऐसे स्पीचेज इनको सुनाए जाते थे जहां पर इनको पूरी तरीके से भड़काया जा सके, हमारे देश के खिलाफ, देश की संस्थाओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हमारी आर्मी के खिलाफ। समझ रहे हैं किस स्तर पर ये लोग काम कर रहे थे, कितनी बारीकी से काम कर रहे थे। यहां पर देखिए, और साथ साथ ये लोग जस्टिफिकेशन भी देते थे। मान लीजिए कोई पूछ दिया, अरे यार ये तो गलत है, तुम स्टोन पेल्टिंग क्यों करवा रहे हो, तो बोलते थे कि भाई स्टोन पेल्टिंग करना आर्मी के ऊपर एकदम जायज है, क्योंकि वो लोग शैतान हैं, हमारे हिसाब से वो लोग शैतान हैं। तो पूरा भड़काने का काम करते थे एकदम इस तरीके से। यहां पर देखिए बहुत भयानक चीज, ऐसा भी बोला जाता है, जब पूरा इन लोग पे जांच वाच बैठी थी तो जो ऑफिसर थे उन्होंने यह भी बोला कि उन लोगों ने पाया कि ये लोग कुछ सिंबॉलिक एक्शंस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि काउ स्लॉटर टू इंसाइट स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। काउ स्लॉटर करते थे जानबूझकर, किसी प्रोटेस्ट के दौरान कर दिया करते थे, ऐसे वीडियोस दिखा दिया करते थे काउ स्लॉटर का, ताकि एकदम अंदर से खून में उबाल आ जाए। समझ रहे कितने घिनौने तरीके से ये लोग काम करते थे। ये था इस महिला का चेहरा, ये था इस संस्था का चेहरा। इस तरीके से यह संस्था काम करती थी हमारे देश के खिलाफ, हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ। इनके कुछ स्लोगन्स देख लीजिए भाई, क्लैरिटी और आ जाएगी। गो इंडिया गो बैक, गो साइमन गो बैक हमने सुना था, वहां से क्या बना दिया, गो इंडिया गो बैक। रह रहे इंडिया में, खा रहे इंडिया का, लेकिन गो इंडिया गो बैक।
ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ये इनके उम्र कैद की भी सजा कम है। ये यही काम अगर ईरान में रह के करते या फिर अन्य गल्फ कंट्रीज में रह के करते ना, तो पता चलता कि इस काम की क्या सजा होती है। तो खुशनसीबी है कि लोग भारत में पैदा हुए हैं भाई, खुशनसीबी है, वरना अभी तक तो गोली से उड़ा दिया था, सर कलम कर दिया था इनका। यही चीज अगर ये लोग ईरान में रह के करते, सऊदी अरेबिया में रह के करते, कतर में रह के करते, तो क्या सजा होती आप लोगों को पता है। खैर क्या कहिएगा, अब हमारा देश है, महान देश है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान सुन रहे हैं आप लोग, नारा सुन रहे हैं इसका। आगे, बाय वर्च्यू ऑफ आवर इस्लामिक रूट्स वी आर पाकिस्तानी। समझ रहे हैं कितना प्रो पाकिस्तानी ये संगठन था, ये महिला थी, कितनी खतरनाक ये महिला थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसने जो संस्था बनाया, इसकी इंटरनेशनल फंडिंग भी आती थी, बाहर देशों से फंडिंग आती थी, खासकर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फंडिंग आती थी, लंदन से भी बहुत ज़्यादा फंडिंग आती थी, क्योंकि लंदन में भी बहुत पाकिस्तानी बसे हुए, बहुत एंटी इंडियंस बसे हुए हैं, और वहाँ से भी इनको भर भर के फंडिंग आती थी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पाया कि भाई जो हमारी जांच पड़ताल चली एनआईए ने, उसमें पाया कि भाई एक गुलाम अहमद नाम का कोई प्रिंसिपल था किसी इस्लाम कॉलेज का, उसने 5 लाख डोनेशन दे रखे थे भाई साहब। कोई फारूक अहमद नाम का बिजनेस था, उसने 15 लाख डोनेशन दे रखे थे। अब ये डोनेशन यही लोग देते थे या फिर आतंकवादी संगठन के जरिए इनके नाम पर दिलवाए थे, वो तो भगवान जाने। लेकिन पाया गया कि इन सबके अकाउंट से पैसे आए थे, खासकर रमजान के महीने में जकात के नाम पर। समझ रहे हैं कितने, मतलब हर गलत चीज को कैसे सही ठहराया जाता है। रमजान के महीने में जकात के नाम पर डोनेशन आते थे कि भाई ये तो एकदम सीक्रेट काम हो रहा है इंडिया के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ एकदम जिहाद करो। तो फंडिंग इस तरीके से आती थी। और इस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, जैसे कोई मारा गया, मूवमेंट चल रहा है, लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ हमला कर रहे हैं, आर्मी ने इधर से कुछ किया, मान लीजिए कोई कुछ हादसा हो गया, जो लोग मारे गए उनके फैमिली को यहाँ पर 30, 40, 50 फैमिली चुन लिए थे, उसके लोग प्रति माह 3000, 4000, 2000 ऐसे रुपया दिया करते थे। कोई बड़ा इवेंट सरकार के खिलाफ ऑर्गेनाइज करना, वहां पर पैसा खर्च करते, मतलब एंटी इंडिया मूवमेंट को चलाने के लिए लोग इस डोनेशन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते थे। और इस फाइनेंस की फंडिंग कौन देखता था, मतलब जो पैसा आते जाते थे, पूरा फाइनेंस कौन देखता था, तो भाई सोफी फहमीदा देखती थी। और ये भी एक महिला थी, जो 3 महिलाओं को पकड़ा गया यहाँ पर, जिसमें एक तो मुख्य आरोपी और बाकी जो 2 महिलाएं, उसमें एक ये भी थी जिसको कि 30 साल की सजा मिली। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी यहां से मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो महिला है अंद्राबी, इसके कनेक्शंस छोटे मोटे नहीं थे भाई, ऐसी इसने संस्था नहीं खोल दी थी। इसके कनेक्शन को देखेंगे तो आपके दिमाग हिल जाएंगे। यहां पर पहले छोटे कनेक्शन की बात करते हैं। अब आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, तो 400 से ऊपर टोटल ग्रुप्स, ये खुद अंद्राबी उसकी एडमिनिस्टर थी, वो एडमिन का काम करती थी, 400 से ऊपर ग्रुप। और ये सब कट्टर मुस्लिम वाले ग्रुप, एकदम भारत के खिलाफ जिहाद, तो भारत के खिलाफ गलत काम करने वाले, गलत चीज फैलाने वाले, उस ग्रुप को ये खुद एडमिन कराती थी, खुद मेन आदमी थी, समझ लीजिए। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, दुख्तरान ए तैयबा। और ये जो ग्रुप था, ये किसका ग्रुप था, इस ग्रुप को चलाती थी हाफिज सईद की वाइफ तालहा। ठीक है, इस ग्रुप की भी ये मेंबर थी। कुल उसमें 200 लोग ही थे, कई सारे स्ट्रिक्ट नियम कानून थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि हाफिज सईद से इसकी कितनी नजदीकियां थी भाई। और ऐसे ग्रुप में किस तरीके की बात होगी, ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाफिज सईद थे, तो इसका कनेक्शन हमने देखा, क्योंकि हाफिज सईद इसको मुंह बोली बहन मानता था भाई। और ये तो भाई ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया उसके यूनाइटेड नेशन द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं, नवाज शरीफ से भी इसके कनेक्शन माने जाते थे भाई। जांच में पाया गया कि भाई नवाज शरीफ से भी इसके कनेक्शन है, मतलब कई सारे सोर्सेज यह बताते हैं कि इसके नवाज शरीफ से भी कनेक्शन थे। इसने एक लेटर लिखा था नवाज शरीफ को कि भाई कश्मीर को सपोर्ट करो, सपोर्ट करना कम करना आप लोग कम कर दिए हो। खासकर जब 370 लागू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि बहुत मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसी 370 नहीं हटाएगा, इन्हीं लोगों की वजह से 370 हटाएगा, क्योंकि ये लोग कश्मीर में बुरा हाल किए थे। और कश्मीर को भी सुधरने में भाई बहुत समय लगेगा, क्योंकि दिमाग में इस तरीके का बीज बोया गया है ना कि उसको निकालते में पसीने छूट जाएंगे, निकालने में हमारी सरकार के लिटरली पसीने छूट जाएंगे। आप लोग समझिएगा कि सब कुछ बहुत जल्दी से हो जाएगा, नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग पर्दे के पीछे इतनी बुरी तरीके से काम किया हमारे देश के खिलाफ कि क्या ही कहने। खैर, इसने लेटर भेजा था किसको, नवाज शरीफ को, जो कि फॉर्मर पीएम रहा पाकिस्तान का, और उसको बोला कि भाई कश्मीर को सपोर्ट करो, आपकी तरफ से सपोर्ट आने कम हो गए। इसका जवाब आया लेटर का, खबरें हैं कि भाई हम अपना बेस्ट कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर पे एंटी इंडिया कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से चलाया जाए, जिहादी काम बहुत मतलब बड़ी तरीके से हो, आतंकवादी को भेजा जाए, हम लोग अपना बेस्ट काम करें। इसका रिप्लाई आया था। समझ रहे हैं आप लोग कि कहां कनेक्शन इस महिला का, कितनी खतरनाक है ये महिला।
कई सारे आतंकवादी संगठन के लोगों से, जैसे कि मुश्ताक जो कि लश्कर-ए-जब्बार, लश्कर-ए-जानवी का मेन था, उसके साथ इसके कनेक्शन, इंडियन मुजाहिदीन के लीडर के साथ इसके कनेक्शन, आप नाम ले लीजिए कम है। आईएसआई का फॉर्मर चीफ हामिद गुल जो कि 2015 में मर गया था, इसके साथ भी इसके कनेक्शन थे। कहां तक ये महिला पहुंची हुई थी आप लोग समझ सकते हैं। 14 जनवरी जिस दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है ना, इसको बुलाया जाता था भाई वहां पर भाषण देने के लिए। समझ सकते हैं आप लोग कि ये महिला कहां तक घुसी हुई थी, ये महिला कितनी खतरनाक है हमारे देश के लिए, कितनी ज्यादा। तो ये सजा इसके लिए कम ही है, कोई ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैं कई सारे आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां पर प्रिंट में इस तरह की खबर आई कि भाई कहीं से पता चला, उनको पता चला कि भाई वो तो बहुत बड़े वो लोग हैं, उन लोग के सोर्सेज रहते हैं। तो पता चला कि 10 साल की उम्र में ही इस बंदी ने सोच लिया था, आंद्रिया ने, कि भाई मुझे तो जिहादी से शादी करनी है, मुजाहिद से शादी करनी है मुझे। सोच सकते हैं आप लोग 10 साल में कोई क्या सोच सकता होगा, एक लड़की। लेकिन यह है कि क्या सोचती कि हमको मुजाहिद से शादी करनी है, मतलब जो भारत का अगेंस्ट काम करे उसके साथ शादी करनी है। खैर बाद में इसने 1987 में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, दुख्तरान मिल्लत। 1990 में इसने शादी किया किससे? मोहम्मद कासिम से। और शादी भी किससे किया? जो सपना देखा करती थी उसी के साथ शादी किया भैया। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था बंदा, समझे आप लोग। और ये भी जेल में है। क्यों? क्योंकि 1990 में काश्मीरी पंडित हुआ करते थे जिनका की नाम क्या था, वांचू नाम था, ठीक है। इनके मर्डर में 1992 में मर्डर किया था। इसी केस में ये जेल में, ये भी सजा भुगत रहा है और ये आज की तारीख में भी जेल में भी बंद है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मियां बीवी दोनों जेल में। क्यों जेल में? एंटी इंडिया एक्टिविटीज के कारण। तो ये कहानी है। बात करें इन दोनों की शादी हुई तो खबरें कि इनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा उसमें मलेशिया में पढ़ता है और दूसरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये लोग कितने चतुर होते हैं। अपने बच्चों को कहां भेजा है? मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। भले ही उनके दिमाग के अंदर जो भी इन्होंने बीज बोया हो, लेकिन पढ़ने के कहां भेजा? ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में। और जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोला था दुख्तरीन, यहां पर क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि भैया एकदम मदरसे में पढ़ना तो जरूरी है कम से कम 5 साल तक। और अपने बेटे को कहां? मलेशिया में। समझ रहे हैं आप लोग? सोच किस तरीके की सोच, किस तरीके से लोग बरगलाने का काम करते थे इंडियन जनरेशन को। आज की डेट में कई सारे लोग कर रहे हैं भाई। सब धीरे धीरे पकड़े जाएंगे, या तो खुद ही छोड़ देंगे या फिर छुड़वा दिया जाएगा। तो यहां से अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये महिला कितनी कट्टर है। और जैसे ही यहां पर खबर आई कि भाई इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गया है, इसके एक बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। कोई एक बेटा होगा, दोनों में से एक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, एक मलेशिया में, कोई एक होगा भाई। और वो बेटा भी सेम सोच, सेम मानसिकता। उस वीडियो में वह यह कहता हुआ दिखा जा सकता है कि भाई इनके पापा बहुत लंबे समय से जेल में है, कभी देखा नहीं, मम्मी भी अब जेल में चली गई हैं। और इसका बेटा लोगों से यह अपील कर रहा है कि ये जो जेल का स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसलिए होता है ताकि ऐसे लोगों को लोग भुला दें। लेकिन आप लोग भुलाइएगा मत, हमारी अम्मी को, हमारी अब्बू को याद रखिएगा। बड़ा ये लोग याद करने वाला काम कर रहे हैं। तो आप वो समझ सकते हैं कि बेटा भले ही मलेशिया ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा हो, लेकिन सोच किस तरीके की डेवलप हो गई है। ये जो जेल में गई है, किस लिए गई है? देश को तोड़ने की काम करने के लिए, एंटी गवर्नमेंट काम करने के चक्कर में जेल में गई है ना। एनआईए ने एकदम कोर्ट से सख्ती से बोला था कि भाई इसको कड़े से कड़े कानून दो, ताकि एक मैसेज जाए ऐसे लोगों के बीच में जो कि इस तरीके का काम करते कि सरकार सख्ती से निपटने वाली है। इसका बेटा क्या बोलता है उस चीज को लेकर कि ये लोग सेपरेटिस्ट काम, ये नहीं बोलता है कि ये लोग गलत काम करने के चक्कर में जेल गए ना, नहीं, ये लोग सेल्फ मोटिव, कुछ ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता है कि मतलब बढ़िया काम करने के लिए, ये लोग कुछ गलत काम नहीं किए हैं, इस तरीके की बात बोल रहा है। तो बड़ा भोला बन के बहुत नॉर्मल बोल रहा है, लेकिन जिस तरीके की बात बोल रहा है ना, वो समझ में आता है कि भाई तुम्हारी परवरिश कैसी हो चुकी है। भले ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हो, मलेशिया में पढ़ो, लेकिन सोच कैसी है? जैसा बीज डाला गया है, जैसा दिमाग में घुसाया गया बचपन से, वो अलग होने से रहा भाई, बहुत मुश्किल से अलग होगा, बहुत मुश्किल से। कोई समझ गया तो वेल एंड गुड, वरना ऊपर वाला मालिक है। बाकी आपका क्या कहना है इस महिला को लेकर, इसकी संस्था को लेकर? अपनी राय कमेंट करिए। और ऐसे वीडियोस को, मतलब देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को विस्तार से जानने के लिए, ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।